बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं बेटे, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फिज़िक्स है और चैप्टर का नेम है यूनिट 4 डायनामिक्स 2। ठीक है। डायनामिक्स 2 बेसिकली फ़िज़िक्स की वो ब्रांच है डायनामिक्स जिसमें आप बॉडी की मूवमेंट को डिस्कस करते हैं। ठीक है। जी। अब जो डायनामिक्स 2 है उससे पहले वो आपको ये बता रहा है, डायनामिक्स 2 में डिटेल के साथ जाने से पहले वो आपको बता रहा है कि डायनामिक्स 1 के अंदर हमने क्या किया था। हमने पहले ये जी। समझा था कि फोर्स क्या चीज़ होती है और न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन क्या होते हैं। जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगती है तो उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से उस बॉडी के अंदर जो चेंजिंग्स आती हैं वो कैसे होती हैं। ठीक है। तो हमने ये जो है डिस्कस किया था। तो हमारे पास आज जो चैप्टर है दैट इज़ डायनामिक्स 2। अब डायनामिक्स 2 के अंदर हम डिटेल में क्या चीज़ पढ़ेंगे भला, क्वेश्चन तो ये है। अगर हमने फिर डायनामिक्स 1 के अंदर न्यूटन्स के लॉज और फोर्स के हवाले से पढ़ लिया था, तो डायनामिक 2 जो है दैट इज़ अबाउट द मूवमेंट एज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इसके अंदर हम थोड़ा सा एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे। कैसी एडवांसमेंट है वैसे, कि हमने जो न्यूटन का लॉ पढ़ा था ना, न्यूटन्स लॉ, जी। उसकी थोड़ी बहुत इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे हम कुछ हद तक। इसके अलावा हम एक और चीज़ जो कि आपका इम्पोर्टेंट फैक्टर है फोर्स, हम इस फोर्स को जो है मज़ीद एनालाइज करेंगे और एनालाइज करेंगे किस तरह से, क्रिटिकल वे से, यानी एक तनकीदी नज़र से हम इसको देखेंगे। फिर हम इस फोर्स को, अगर हम एक लाइन ऑफ एक्शन कंसीडर करें, यानी कि अगर फोर्स एक ख़ास डायरेक्शन में लग रही है तो हम उसको एज आ, जिसकी वजह से कोई एक्शन या कोई प्रोसेस हो रहा होता है, तो हम उस फोर्स को जस्ट अ लाइन ऑफ एक्शन कंसीडर करेंगे और फिर जो है हम उसके रिस्पॉन्सेज या रिजल्ट्स वगैरह को देखेंगे। ठीक है। तो एक तो इस डायनामिक्स 2 के अंदर हम ये पढ़ेंगे। दूसरा, हम फोर्स जो किसी भी बॉडी पे अप्लाई होती है, फोर्स की एप्लीकेशन एप्लीकेशन की वजह से जो बॉडी के अंदर मूवमेंट्स आती हैं वो आइदर इन द स्ट्रेट लेन हो सकती हैं। ठीक है। या फिर वो टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। या वो कोई भी बॉडी को, यानी कि मैं कहूँ कि इस स्ट्रेट लेन के केस में वो फास्ट मूव करवा सकते हैं या फिर स्लो डाउन भी करवा सकते हैं। ठीक है ना। जी। अब टर्निंग इफेक्ट से मुराद क्या होता है कि वो टॉर्क क्रिएट करवा सकता है उसके अंदर। अब टॉर्क कौन सी चीज़ है इसकी डिटेल हम देखेंगे। तो ये जो जितने भी स्मॉलर इसके एस्पेक्ट्स हैं, हम डायनामिक्स 2 के अंदर उसी फोर्स की फर्दर डिटेल्स में जाएंगे कि फोर्स कौन सी कहाँ पे लगती है तो उसके साथ क्या होने वाला होता है। क्या? ठीक है। अब फोर्सेस जो हैं कुछ होती हैं आपके पास पैरेलल फोर्सेस। ये मैं सिर्फ आपको टर्म्स बता रहा हूँ, अभी हम रीडिंग करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है। पैरेलल फोर्सेस जो हैं, जब कोई सी दो फोर्सेस आपस में एक सेम डायरेक्शन में हों, या ये एक इस साइड पे और दूसरी इस साइड पे हो विद ऑपोजिट डायरेक्शन, तो उनको हम ओवरऑल कंसीडर्ड एज द पैरेलल फोर्सेस। नंबर 1 केस में ये हो सकता है, नंबर 2 केस में ये हो सकता है। In case of number 1, both are in the same direction, so number 1 is termed as like parallel forces, while in case of 2, unlike parallel forces. तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हो जाएंगी किसमें, सेकंड केस में। याद रह जाएगा। जी सर। अब जो लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे विद एंगल 0 डिग्री जो है एंगल होगा उनके बिटवीन।
जो अनलाइक होंगे इनके दरमियान जो एंगल है दैट इज़ द 180 डिग्री। याद सर रहेगा। ये जो पैरेलल फोर्सेस होती हैं हम्म। इन्हें साइज में भी बराबर होना ज़रूरी होती है क्या, लाइक पैरेलल फोर्सेस दोनों लाइक में? पैरेलल फोर्सेस में क्या ज़रूरी है? अगर मतलब साइज में भी मतलब एक जैसा होना ज़रूरी होता आप है ये कह क्या? रहे हो कि क्या इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होना ज़रूरी है? जी नो, जी जी। नो, 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 नो। बस इनकी नो। डायरेक्शन ज़रूरी होनी चाहिए। पैरेलल हैं ना, डजंट मीन कि इक्वल फोर्सेस हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, वर्ड जो है वो जी पैरेललिज्म का यूज़ हुआ है जिसमें वो जस्ट एक एंगल पे फोकस कर रहा है कि आइदर इट कुड बी द 0 डिग्री और 180 डिग्री, यानी इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। सही हो गया। तो ये एक जी बेसिक सर। सी डायनामिक्स है। अब उसके एग्जांपल्स क्या हो सकती है? अच्छा, एक और चीज़ भी इधर मैं ज़रा आपको बताऊंगा, और वो क्या है भला, कि ये तो सारी टर्म्स थी। जब हम एट लार्ज स्केल फोर्स की बात करते हैं ना, फोर्स की बात, तो उस टाइम पे जो फोर्स हैं उसको, जैसे मैं कहूँ कि कोई एक पर्सन है और वो एक छोटा सा ये कार्ट है, इसके नीचे रोलर्स लगे हुए हैं, और ये कोई चीज़ जो है वो लेने आया हुआ है पर्सन, और ये रोलर्स जो है वो इस फॉर्म में है गालबन लगा हुआ ऑलमोस्ट। अब ये उसको घसीट के ले जा रहा होगा तो इन दो प्लेसेस पे वो क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है। अब जो इस दो जगह पे वो फोर्स लगा रहा है, तो इन दोनों प्लेसेस पे जो फोर्स लग रही है आखिर वो सेम डायरेक्शन में है। पहली तो बात ये है कि उसको हम कहेंगे कि लाइक फोर्सेस हैं, लाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, बिकॉज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन अप्लाइंग एंड कार्ट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। सही है। जी अच्छा, एक फोर्स की डायरेक्शन यहाँ से ये चल रही है, दूसरी की यहाँ से ये चल रही है। जी पैरेललिज्म इसमें आ गया। दूसरा, सेम डायरेक्शन भी आ गई, एंगल 0 डिग्री सेल्सियस और 0 डिग्री हो गया। तो एज अ रिज़ल्ट ये हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस के ज़ेर असर ये बॉडी मूव करेगी। जी जब हम जब हम अब सपोज कि आपके पास एक इस तरह एक बड़ी सी गाड़ी है, और दो लोग हैं और वो क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है। अब ये जो गाड़ी है, इस केस में इस गाड़ी के ऊपर इस साइड से जो बैक साइड से फोर्स लगती है, ये गाड़ी जो है ए पॉइंट से मूव करके ये जनाब कोई पॉइंट बी की तरफ जा रही है। अब जो जी पर्सन फोर्स लगाने वाला होगा वो यहाँ से फोर्स जब इनपुट करेगा तो मुमकिन है कि वो बिल्कुल टॉप राइट साइड से लगाना शुरू कर दे, टॉप लेफ्ट साइड से लगाना शुरू कर दे, या विद इन द मिड ऑफ द जो आप कहें कि कार है या गाड़ी है, जो भी चीज़ है उसके दरमियान से वो फोर्स इम्प्लीमेंट करता है। ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन जो है, उसकी डायरेक्शन एक तरह से हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है कि हम देखें कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई जा रही है। और ये सेम केस हो सकता है कि द पर्सन जो है वो अपोजिट साइड से भी तो मूव करवा सकता है गाड़ी को। बात समझ आ रही है आपको? जी अच्छा, अब जो अगर ये पर्सन कोई एक बॉडी है या बॉक्स है, तीसरी एग्जांपल इसमें कोट कर रहा हूँ, अगर उसके ऊपर भी ये फोर्स लगाता है किसी एक प्लेस से, तो मुमकिन है कि अगर एक कॉर्नर से ये फोर्स फोर्स लगाता है तो ये थोड़ा सा रोटेट हो के आगे मूव कर ले बॉडी। ठीक है। इसके अलावा अगर वो बिल्कुल सेंट्रल प्लेस से लगाता है तो बॉडी सीधी मूव कर सकती है, ये भी चांस है। अब कोई जी बॉडी सीधी लाइन में मूव करेगी या किस डायरेक्शन में मूव करेगी, और फोर्स का यानी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स जो अप्लाई करते हैं हम, उसका रेस्पॉन्स या उसका रिज़ल्ट क्या आता है, ये इस पे बहुत बड़ा एक फैक्टर है जो डायनामिक्स 2 के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। जो भी हम फोर्स लगाते हैं, जो भी फोर्स होती है उस फोर्स की एक डायरेक्शन होती है। ठीक है, डायरेक्शन होती है, और उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्शन। अब जो लाइन ऑफ एक्शन है ये क्या चीज़ है? लाइन ऑफ एक्शन वो स्ट्रेट लेन है जिसके अकॉर्डिंग फोर्स लग रही है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटे से खिलौने की एग्जांपल दे दूँ
ये कोई खिलौना है और किसी बच्चे ने इसको इस डायरेक्शन में धागा बांध के खींचा हुआ है, राइट। अब ज़रूरी तो नहीं है कि खिलौना यहाँ से जो है वो इस स्ट्रेट के अंदर चला जाए, यानी ये बॉक्स जो है वो स्ट्रेट लाइन से अपवर्ड हालत में चला जाए। यूं तो नहीं होता ना कि वो खिलौना यूं वाली स्ट्रेट ले ले। वो तो सर वो कभी कभार हवा में भी आ जाता थोड़ा सा हो जाता है व्हेन द अपर पोर्शन, या आप कहें कि द अपर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज हायर इन द मैग्नीट्यूड राइट एट दैट पॉइंट। नॉर्मली तो वो स्ट्रेट ही चल रहा होगा ना। अगर नॉर्मली स्ट्रेट चलता है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम फोर्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लें तो बेटे एक हिस्सा फोर्स का ये है, दूसरा फोर्स का ये हिस्सा है। तो अपर तो वो मूव अपर साइड पे तो मूव कर नहीं रहा। अगर वो सीधी लेन में मूव कर रहा है तो व्हाट डज इट मीन कि जो आपकी बॉडी है उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है उसकी लाइन ऑफ एक्शन ये वाली चीज़ होगी। एम आई राइट? है। अच्छा जिसके ज़ेरे असर वो एक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही होगी ना। अच्छा अच्छा। बात समझ आई तो है? सर ये लाइन ऑफ एक्शन धागे में क्यों नहीं होती? मतलब धागे जिस साइड पे जा रहा है वो ही क्यों नहीं है लाइन ऑफ बच्चे, हम जब फोर्स इंसर्ट करते हैं तो हम उस फोर्स को मुमकिन बेस्ट वे पे अप्लाई करते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कोई रिज़ल्ट प्रोड्यूस करे अकॉर्डिंग टू आवर ओन डिज़ायर। एक्शन? हमारी डिज़ायर ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसके अगले जो व्हील हैं वो हवा में उठा के बैक साइड से उसको मूव करवाएं। हम तो उसको स्मूथली ड्राइव करना चाहते हैं। हाँ, अगर आप थोड़ा सा इस तरह की सोच रखेंगे तो ऑफ कोर्स यू हैव टू इंक्रीज द पावर ऑफ योर फोर्स ऑफ पुलिंग। उससे क्या होगा कि उसका आगे का व्हील जो है वो हिस्सा हो जाएगा, और फिर उससे भी ज़्यादा लगाएंगे तो वो बिल्कुल उठ जाएगी चीज़। जी। तो हम जो अच्छा। मिनिमम एक इफ़ेक्टिवनेस देख रहे होंगे बच्चे, तो हम किस पे देखेंगे? हम देखेंगे इस बात पे कि वो उस अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंगली कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब वो सीधी लेन में मूव कर रही है तो हम फिर ये देखते हैं कि अगर इसको कंपोनेंट्स में या दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, जैसे मैं कहूँ कि एक आपके पास एक्स वाला पार्ट है, दूसरा वाई वाला पार्ट है, तो हम इन दो में से कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है? भाई एक्स वाला ही तो इफेक्टिव हो रहा है, इसके अलॉन्ग ही तो मूव कर रही है। सही है। तो जब ये केस हो रहा है तो लाजमी सी बात है फिर हम कहेंगे कि इसमें वाई कंपोनेंट का इफ़ेक्ट बहुत कम है, तो लिहाजा आपकी लाइन ऑफ एक्शन उस केस में ये जा बनेगी। याद रहेगा? हाँ जी ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको बताने वाली है बेटे, कि ज़रूरी नहीं है कि एक बॉडी है तो उसके ऊपर जस्ट वन सॉर्ट ऑफ द फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही हो। जस्ट इसको ये नहीं होगा कि एक साइड पे ही फोर्स लग रही हो। इसकी फ्रिक्शनल फोर्स बैक साइड पे भी होगी। हो सकता है कि इसको कोई बैक साइड से और पुश भी कर रहा हो सकता है बैक साइड से कोई पुल कर रहा हो। तो मल्टीपल फैक्टर्स कैन बी अप्लाइड ऑन अ सिंगल बॉडी। सो इन दैट केस वी हैव टू कैलकुलेट द नेट फोर्स ऑफ एक्शन, आप कहें जो नेट लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो हम फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते थे, लाइन ऑफ एक्शन को देखते थे। जब एक फोर्स यूं लग रही है, दूसरी फोर्स यूं लग रही है, तीसरी फोर्स फिर यूं लग रही है, हम कोई ऐसा सिनेरियो निकालेंगे कि जिसमें इन तीनों की नेट फोर्स जो है हम इजीली कैलकुलेट कर सकें। तो जब वो हम निकाल लेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया है। याद रहेगा? जी जी। तो रेहा बच्चे, आज जो आपका पोर्शन जो हमने पढ़ा है आज के उसमें, तो वो बेसिकली डायनामिक्स के अंदर जो है वो आपका फोर्सेस ऑन द बॉडीज़ वाला पोर्शन था, और वो जो है यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो गया। 4.2 टॉपिक जो है वो आपका नेक्स्ट वाला है। आगे पढ़ लें हम थोड़ा सा। जी पढ़ ले सर। हाँ, हम थोड़ा सा पढ़ सर लेते हैं। मेरा मेरे पास चार्ज इसका, नहीं है। अच्छा मेरे पास बच्चे पेज इसका उल्टा हुआ है। आप ऐसा करें, मुझे इसकी दूसरे पेज की पिक्चर दोबारा भेज दें, ठीक है? अच्छा एक सेकंड। हाँ जी। ओके, ये जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है बेसिकली ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन पे। सर ठीक है। आपकी स्क्रीन में शेयर हो रही। अच्छा, मैं कर देता हूँ स्क्रीन शेयर। बच्चे, टॉपिक का नेम है हमारा 4.2 का है मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स से क्या मुराद होता है? मोमेंट ऑफ फोर्स बेसिकली आपके पास एक टर्निंग इफ़ेक्ट होता है
दैट इज़ प्रोड्यूस्ड विद इन अ बॉडी, जो कि एक फ़िक्स पॉइंट के अराउंड होता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर आपके पास ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस तरह का, इसके जी सेंट्रल प्लेस पे होल है, ये कोई नट सा है, ठीक है। इसको आपने क्या किया है, एक स्पैनर पकड़ के ओपन अप करना शुरू करते हो इस तरह से, ठीक है। ये एक जी स्पैनर है। अब ये इसका जो सेंट्रल पॉइंट है ना, वो ये वाला है, जो ये वाला पॉइंट है, राइट। आप इसके हैंडल से क्या करते हैं, पुल करते हैं या पुश करते हैं, अपवर्ड फोर्स भी लगा सकते हैं, डाउनवर्ड भी। किसी एक साइड पे इसने ओपन अप होना है, सही है। जी अब सपोज मैं कह देता हूँ कि आप अगर इस पे अप्लाई करते हो फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यूँ इस डायरेक्शन में, ये है आपके पास फोर्स वेक्टर फॉर्म में, और ये जो लेंथ है इसके अकॉर्डिंग ये जो है फोर्स लग रही है मेरे को, ये वाला ऐसी है ना, इसको हम आर बोलते हैं। अब जो आर स्मॉलेस्ट लेटर में रिप्रेजेंट किया गया, लेकिन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आर वेक्टर इस सेंट्रल पॉइंट से लेकर ये वाला डिस्टेंस होता है जहाँ पे फोर्स लग रही होती है। बात समझ आ गई। जी। अच्छा, अब आर जो किसे रिप्रेजेंट करता है सर? आर बेटा ये लेंथ को, रेडियस को ऑफ द सर्कुलर रोटेशन ऑफ दैट बॉडी अराउंड अ पिवट पॉइंट, जिसको हम कहें, तो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है जहाँ पे हमारा फोर्स लग रहा होता है, यानी एक तरह से, सही है। जी अच्छा, अब जी क्या कहते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो उसका नाम है जी मोमेंट आर। क्या नाम है उसका, सॉरी, मोमेंट ऑफ इनर, मोमेंट, क्या नाम है इसका यार, एक मिनट ठहरो। ऑफ मोमेंट ऑफ अ फोर्स, फोर्स। हाँ, फोर्स का मोमेंट। उसमें एक चीज़ होती है मोमेंट आर्म। आर्म का मतलब बाजू होता है, और मोमेंट आर्म मीन के, मोमेंट कहते हैं रोटेशन को, टर्निंग इफेक्ट को। द लेंथ ऑफ द बॉडी, जहाँ अराउंड द सेंट्रल पॉइंट या पिवट पॉइंट एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उस लेंथ को हम मोमेंट आर्म बोलते हैं, ये वाली लेंथ। जो आर जी है आपका, ये मोमेंट आर्म होगा। ये फोर्स है, और फोर्स एक स्पेसिफिक जो है ना आर के ऊपर लग रही होती है, तो उससे आपके पास बॉडी जो है वो क्या करेगी, रोटेट करना शुरू करेगी अराउंड अ स्पेसिफाइड पाथ, जो अच्छा। आपका एक सेंट्रल पिवट पॉइंट होगा। इस टर्निंग इफेक्ट को, रोटेशनल इफेक्ट को आप क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। सर इधर फिर लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? लाइन ऑफ एक्शन ये है ना, अब उस बंदे की मुट्ठी तो इतनी चौड़ी सी होगी, लेकिन डायरेक्शन ये जा रही है ना, तो लाइन ऑफ एक्शन इस तरह से होगी। अच्छा यानी हम उसको सिंप्लीफाई फॉर्म में ले लेते हैं ना, एक पॉइंट की फॉर्म में, ठीक है। हालांकि फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट नहीं कर रही होती, बड़े से हैंडल से हम किसी चीज़ से घुमा रहे होते हैं। याद रह जाएगा अभी ये। जी सर। अब बेटे इसकी मैथमेटिकल जो वो है ना, डेरिवेशन आप कहें, उसको हम टा से रिप्रेजेंट करते हैं। टा एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टा जो है दैट इज़ इक्वल टू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड वेक्टर फोर्स। जब हम इसी को मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखते हैं, तो टा जो वेक्टर होता है, ये किसकी इक्वल आता है, आर एफ साइन थीटा। ये आर एफ जो साइन थीटा है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है, और उसके बाद इसके साथ हम एक और कोई यूनिट वेक्टर आर के ऊपर कैप लगा लेते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है इसकी डायरेक्शन को। तो ओवरऑल ये इसकी मैग्नीट्यूड होती है। ये आगे की चीज़ें क्या हैं क्या नहीं हैं, आई डोंट थिंक सो कि आपकी उसके सर अंदर इधर रहेगी। तो लिखा हुआ है कि एफ मल्टीप्लाई बाई डी हम्म इक्वल होता है बच्चे, तो एफ मल्टीप्लाइड बाई डी, डी इज़ और बेसिकली वही आर है ना, डिस्टेंस हुआ ना, सिंपल, उसको जो भी नोटेशन आप देते हैं कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छा। इसके अकॉर्डिंगली, यानी कि हम ये कहेंगे कि एक फोर्स होती है और एक सर मोमेंट ये आर्म होता है। अम, सर ये फोर्स और डी वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हाँ, दोनों वेक्टर होंगे, दोनों वेक्टर तो हैं। इनके ऊपर वो तो डी इन्होंने लगाया हुआ एरो। क्या नहीं लगाया हुआ, एरो एरो। इनकी मैग्नीट्यूडल फॉर्म लिखी हुई है, उसकी मिस्टेक हो सकती है, ये डी का जो डिस्टेंस लिखा हुआ है, लेकिन जब उसने आगे कहीं लिखा होगा ना, तो उधर उसने डी को वेक्टर फॉर्म में ही लिखा है। अगर आप जाए ना ऊपर कहीं, जो एक मिनट ठहरें, आपने जो पिक्चर शेयर की है मेरे साथ, मैं उसको देख लेता हूँ। हाँ, इसने जो अब लिखी है ना, ये बोल्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, या मुझे लग रहा है,
अच्छा, दोनों को बोल्ड तो में हमें लिखूंगा। एरो डालना जरूरी है? जी। एरो डालना हमें तो जरूरी हाँ होगा। बिल्कुल, हमें ज़रूरी है बच्चे, हम ज़रूरी है ये, हम नहीं इसको निगलेक्ट कर सकते, ठीक है। अच्छा ठीक है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट से आपको कर देंगे। अब प्रोडक्ट, अब मैं ये कहूँ कि आपकी जो फोर्स आपने अप्लाई की, वो फोर्स दो तरह की हो सकती है ना। आइदर इट कुड बी द क्लॉकवाइज इन डायरेक्शन, इस तरह से डायरेक्शन में भी हो सकती है, या इस डायरेक्शन में भी हो सकती है। सही है। तो अगर मैं कहूँ कि यूं अगर रोटेट करती जाती है तो क्लॉक ऐसे ही रोटेट करती है। सो सच सॉर्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है, इज कॉल्ड ए क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। वाइल ऑन दी अदर हैंड, अगर ये क्लॉक के अगेंस्ट चलना शुरू कर दे इस डायरेक्शन में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी जो क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होते हैं वो टॉर्क पॉजिटिव काउंट होते हैं, ठीक है। जो क्लॉकवाइज होते हैं वो नेगेटिव काउंट होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से आपकी इतनी डिटेल्स नहीं होंगी, ना ही आगे डेरिवेशन है, वो फर्स्ट ईयर के अंदर आ जाता है। सो मेरे ख्याल से अब हम क्लास को वाइंड अप करते हैं, ये काफ़ी कुछ आपने पढ़ लिया है। 4.3 टॉपिक जो है मोमेंट ऑफ फोर्स और टार्क टी, उसकी आगे फर्दर डिटेल्स भी आप यहाँ तक वैसे आप पढ़ लीजिएगा, ये उसी में ही आ गया। जो फर्दर एस्पेक्ट्स हैं ना, इसकी, कि क्या कैसे वाला टार्क कौन सा प्रोड्यूस करेगा पॉइंट, ये हम बाद में देख लेंगे, ठीक है। जी ठीक है सर। ओके बच्चे, अभी आप ऐसे कीजिएगा, नूर को कहिएगा कि आप, हम 10 बजे क्लास रखते हैं, मैं थोड़ी सी ब्रेक ले लूँ, ठीक है। जी ठीक है सर। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़ सर।